आपके सामने ये जो दो प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर के बारे में सोचिए। पहला प्रश्न है कि क्या सरकारें किसी देश की अर्थव्यवस्था में टांग अड़ा सकती हैं, और दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकारों को किसी देश की अर्थव्यवस्था में टांग अड़ाना चाहिए। एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, उत्तर थोड़ी देर बाद जानते हैं, तब तक आप विचार कीजिए। नमस्कार, राम राम सबको। आज मैं एक नई प्लेलिस्ट ऐड करने जा रहा हूँ जो कि होगी इकोनॉमिक्स। अक्सर मैं जितने भी एस्पिरेंट से मिलता हूँ, मैक्सिमम को इकोनॉमिक्स से डर लगता है या समझ नहीं आती है। इवन कई सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं जो इकोनॉमिक्स को इतना पसंद नहीं करते हैं। और एक कारण ये भी था कि HPPSC पहले कुछ खास क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे नहीं पूछता था, लेकिन अब धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, अच्छे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के भी पूछे जाने लगे हैं कुछ सालों से एग्ज़ाम में। तो अगर आप उनमें से हैं जो इकोनॉमिक्स से जिसे डर लगता है या इकोनॉमिक्स जानना चाहते हैं, तो शिवदास GS को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ये जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ होने वाली है, इसकी कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। और लाइक और कमेंट कर कर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कोई टॉपिक अगर आपको दोबारा से समझना है या फिर समझ नहीं आता है, तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स होता क्या है, हम पढ़ते क्या है इकोनॉमिक्स में। तो बहुत ही सरल भाषा में इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ रैशनल ह्यूमन बीइंग, यानी एक सोचने समझने की शक्ति रखने वाला इंसान जिस विज्ञान का प्रयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब जो इच्छाएं हैं वो तो असीमित है, सब जानते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को पूरा करना है। तो ये कैसे होगा, इससे क्या समझ आ रहा है कि हमें रिसोर्सेज की क्या है, स्कार्सिटी, यानी कि हमारी सोसाइटी में हमेशा ही क्या रहेगी, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी रहेगी। अमीर से अमीर आदमी के पास भी कमी होगी, गरीब से गरीब के पास तो चलो होगी। अंबानी को पास भी दुनिया भर के रिसोर्सेज नहीं है, उसे भी लोन लेना पड़ता है, उसे भी स्कार्सिटी महसूस होती है। एग्जाम्पल के लिए हाल ही में USA ने अपने जो डेप्ट सीलिंग है हाल ही में इंक्रीज़ की है एक कानून पास करके। तो इससे क्या पता चला कि उन्हें भी पैसे की कमी हो रही थी, तभी उन्होंने अपनी डेप्ट सीलिंग को बढ़ा दिया कि अब हम और उधार लेंगे बोला। तो स्कार्सिटी, और जहाँ पर भी स्कार्सिटी है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा। चॉइस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी चीज़ों को। प्रायोरिटाइज यानी कि आपको पहला, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको अपनी चीज़ों को फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको अपनी चॉइसेस बनानी पड़ेगी। अब ये जो चॉइस है ये हमेशा सही हो और मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप पे पड़े इन चॉइसेस की वजह से। तो ये सब कैसे हो, इसके लिए इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो कहाँ से राइज हो रही है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम है और आप चॉइसेस बना रहे हो। अब चॉइसेस अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, तो मैक्सिमम कोशिश ये रहे कि आपकी जो चॉइस है उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो और आपको जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझने के लिए, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसके पास 10 रुपये दिए गए हैं। अब उसे पेन भी खरीदना है, उसे पेंसिल भी खरीदनी है, और उसे इरेज़र भी लेना है, जिन सब की कीमत है 5-5 रुपये, और उसको चॉकलेट भी लेनी है, जो भी की भी कितने की है, 5-5 की। अब अगर वो किसी पेन या पेंसिल को चुनकर साथ में एक चॉकलेट भी ले लेता है, तो हो सकता है उसको उस समय तो खाने में मज़ा आए, लेकिन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, बाद में उसे घर वालों से डांट या फिर मार भी पड़ सकती है। तो अब अगर वो उस 5 मिनट के मज़े के लिए वो मार और डांट सहने को तैयार है तो ठीक है, तो ये हुआ उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल हुआ बच्चों के माध्यम से, ठीक है। अगर इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और समझे हम लोग,
तो अभी हम अपने अगर सीएम की बात करें, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू भाई की बात करें, तो वो कहता है कि मेरे पास पैसा बहुत कम है, हिमाचल के पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसके पास दो ऑप्शन है उस पैसे को यूज़ करने के। नंबर एक, तो वो जॉब्स निकाले और लोगों को रोज़गार दे। नंबर दो, वो ओपीएस लागू करे। अब जॉब्स अगर वो दे देता है, उससे अब वो देखेगा कि उसको फ़ायदा क्या हो रहा है। ये जो जॉब देने वाले लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, ये क्या ये वोट देते हैं? मैक्सिमम टाइम पे नहीं। कोई अपने गांव से बाहर है, कोई अपने शहर से बाहर है, और मैक्सिमम टाइम पर ये जो बेरोज़गार लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, इनके पास वोट देने का टाइम नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर ये ओपीएस बहाल करता है तो यहाँ पर उनको एक लॉयल जनता मिलेगी जो कि अपने पोस्टल बैलेट से ही सही लेकिन सरकार को वोट देंगे। तो वो किसे प्रेफर करेगा? जॉब्स देना प्रेफर करेगा या फिर ओपीएस जारी करना, ओपीएस को लागू करना प्रेफर करेगा? तो वो ओपीएस को लागू करना प्रेफर करेगा। उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख ली कि ठीक है, इनको नाराज़ किया जा सकता है, तो अपने रिसोर्सेज का उसने इस प्रकार से यूज़ किया जो हिमाचल के रिसोर्सेज हैं। समझ रहे हो? तो हर बार हर सोसाइटी में स्कार्सिटी रहेगी रिसोर्सेज की। अब आप चॉइसेस बनाओगे, आपकी चॉइस से जुड़ा हुआ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, यानी कि कुछ उसको अब यहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि चाहे उससे बेरोजगार लोग उससे नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, उसकी नाराज़गी वो झेल सकता है, उनका वोट का उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैसे भी अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, ओपीएस से उसको वोट मिलने के चांसेस हैं। जॉब्स बेरोजगार आदमी कितना ही वोट दे देगा उसको, वो तो वैसे भी वोट देने नहीं जाता। तो उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लिया है। तो समझ रहे हो? तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि आपका जो डिसीजन है, आपकी जो चॉइस है, उससे आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर लॉस होगा तो वो कितना होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो कितना होगा। तो ये सब जानने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स को मेनली दो ब्रॉड डिविजन्स में बांटा गया है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम से समझ आ रहा है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ाई करते हैं? हम इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल को या फिर एक सिंगल यूनिट को पढ़ते हैं। तो वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो चल सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो सकता है, एक सिंगल घर को पढ़ें, ठीक। लेकिन मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी को एक एज अ होल, एज अ बिग चंक के रूप में देखते हैं। इसको कैसे समझेंगे हम? इसको ऐसे समझो, मान लो इसको, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक जंगल है, ठीक है। इसमें जब हम सिर्फ एक पेड़ की स्टडी करें, इस जंगल में इस पेड़ पर कितने फल उगते हैं, इस पेड़ से कितनी लकड़ियाँ निकलेंगी, इस पेड़ पर कितने पक्षी रहते हैं, यानी एक सिंगल यूनिट की बात हो रही है। तो जब हम सिर्फ एक सिंगल यूनिट को स्टडी करेंगे तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम पूरे जंगल की बात करें तो जंगल में तो करोड़ों अरबों पेड़ होंगे, लाखों पेड़ होंगे। तो उस पूरे जंगल की क्या आउटपुट है, पूरे जंगल में कितने पेड़ हैं, पूरे जंगल से कितना फल निकल रहा है, ठीक। तो पूरे जंगल की जब हम बात करेंगे तो वो होगा मैक्रो लेवल पे। जब हम एक सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो वो होगा माइक्रो। ऑब्वियस सी बात है, जो एक एक सिंगल यूनिट से ही मिलकर ही बना है ये पूरा जंगल। लेकिन जब हम सिर्फ सिंगल यूनिट को पढ़ेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, जब हम पूरे जंगल की बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मेनली डिमांड एंड सप्लाई वाले इशू पढ़ते हैं। एक सिंगल हाउस होल्ड, पुअरिटी वगैरह हमको कैलकुलेट करनी है एक एक सिंगल हाउस होल्ड की, तो ये सब इशू आएंगे माइक्रो में। मैक्रो में पढ़ते हैं हम लोग जीडीपी, बड़े बड़े मुद्दे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है देश में कितने चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, तो ये सब चीज़ें, ये सब कंसेप्ट किसके हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। तो माइक्रो और मैक्रो दो ब्रॉडली डिविजन्स किए गए हैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स के बाद अब हम इसमें दो विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट्स को जानेंगे, टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, दो अलग अलग विचारधाराएं जिसके हिसाब से इकोनॉमिक्स को आगे हम पढ़ेंगे। तो नंबर एक तो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, नंबर दो कीनशियन इकोनॉमिक्स। आप लोगों को क्वेश्चन याद है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में पूछा था? उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्या क्वेश्चन था कि क्या सरकारें किसी देश की इकोनॉमिक प्रोसेस में टांग अड़ा सकती है? अगर आपके पास जीभ है, मैं कहूँ कि क्या वो जीभ बोलती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जीभ बोलती होगी। आंखें हैं, आंखें देखती है, हाँ आंखें तो देखती है, आंखें हैं तो देखती है। तो अगर सरकार है और सरकार के पास पावर है तो वो इंटरफेयर कर सकती है किसी भी देश की इकोनॉमिक प्रोसेस में, आउटकम को इफेक्ट कर सकती है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर तो दोनों जो ये थॉट्स हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स और कीनशियन इकोनॉमिक्स, दोनों हाँ में देते हैं कि हाँ कि सरकार इन्फ्लुएंस कर सकती है आउटकम को इकोनॉमी में। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है ना, यहाँ से फ़र्क होना शुरू हो जाता है, शुड द गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेस। और ये अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन हैं दो। इन दो क्वेश्चन की वजह से पूरे दुनिया भर में 1990 तक एक शीत युद्ध चला था, कोल्ड वार, सुना होगा कोल्ड वार, दो देशों के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर, जिसमें बाद में यूएसए जीत गया और यूएसएसआर टूट गया। वो इसी विचारधारा की लड़ाई थी कि इन दो क्वेश्चन के बेस पे यूएसए का जो यूएसए देश है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है कि सरकारों को इंटरफेयर करना कर सकती है, तो उसका आंसर हाँ। दूसरे का जो आंसर है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं नहीं, जो सरकारें हैं उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था में। कर तो भला हो सकती हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं ये किस सिद्धांत पर बेस्ड है? ये एडम स्मिथ का सिद्धांत है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, लेजे फेयर इंग्लिश में कहते हैं कि सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना है। तो इनके हिसाब से जो मार्केट की फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस, वो अपने आप इकोनॉमी में सुधार कर देती है। डिमांड एंड सप्लाई क्या है? जैसे अभी आपने देखा होगा टमाटर के रेट भाव पहुंचा हुआ है 200-300 रुपये। क्यों पहुंचा है वो? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है पीछे से वो कम है, इसलिए टमाटर के भाव अपने आप बढ़ गए हैं। तो ये कहता है कि मार्केट को अपना हिसाब करने दो, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी उसका प्राइस बढ़ने दो, मार्केट फोर्सेज अपने आप बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देंगी। तो ये कहता है कौन? एडम स्मिथ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसमें ये थ्योरी इसने दी है, हस्तक्षेप की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लेजे फेयर, LAISSEZFAIR, लेजे फेयर, LAISSEZFAIR, जो कि किसने दी है? एडम स्मिथ ने। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स करके क्वेश्चन आता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली, ये एडम स्मिथ को ही कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हालांकि एडम स्मिथ जितना पुराना नहीं है, अभी 200-250 साल पुराना बंदा है, जबकि उससे 2500 साल पहले चाणक्य अर्थशास्त्र लिख चुका है इकोनॉमिक्स पे। लेकिन चाणक्य को अर्थशास्त्र लिखने के बावजूद भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं माना जाता, क्योंकि अब हम लोग अभी भी यूरोपियंस का वर्जन पढ़ रहे हैं हर चीज़ का। ठीक है, तो ज़्यादा सेंटिना होते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया कि एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स किसके आइडिया पे बेस्ड है? एडम स्मिथ के आइडियाज़ पे बेस्ड, जो कहता है कि सरकारों को इकोनॉमिक प्रोसेस में आउटकम में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो थ्योरी है वो कीनशियन इकोनॉमिस्ट, जो पहले क्वेश्चन का तो वो भी यस आंसर देता है और दूसरे का भी यस आंसर देता है कि हाँ सरकारों को इंटरफेयर करना चाहिए। दरअसल 1929 से लेकर 1929 से पहले तक पूरे हिस्ट्री में देखेंगे ह्यूमन काइंड की, तो जो इकोनॉमी जो विचारधारा डोमिनेंट रही है इकोनॉमी की, वो क्लासिकल ही रही है। यानी कि जो राजा महाराजा तो थे वो इतना इंटरफेयर नहीं करते थे इकोनॉमी में, उनका काम होता था बस ठीक है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पोर्ट्स वगैरह बना दिया, आपकी सड़कें बना दी, लेकिन बाकी सारा इकोनॉमी का काम अपने जो ट्रेडर हैं, जो व्यापारी हैं, वही संभालते थे, तो वो लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन 1929 में क्या दिक्कत हो गई? 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या होता है? देखो, जब लगातार 3 से ज़्यादा महीने तक किसी देश की इकोनॉमी गिरती रहती है ना, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो उस देश को जितना वो उत्पादन करता है वो कम होता जाता है टोटल उत्पादन, तो उस देश को कहते हैं कि वो रिसेशन में चला गया। और जब लगातार अगले कुछ और समय तक ये रिसेशन बरकरार रहता है तो फिर हम बोलते हैं कि उस देश में डिप्रेशन आ गया है। तो जो ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में 1929 में, मंदी, बहुत ही ज़्यादा मंदी आ गई, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को खाने के लाले पड़ गए। तो उस स्थिति पर उस समय पर जॉन एम किन्स नाम का इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा था कि मार्केट फोर्सेस अपने आप इकोनॉमी को ठीक नहीं करती हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है या करना ही चाहिए ताकि इकोनॉमी को फिर से रिकवरी पे के पाथ पे ढकेला जा सके। ठीक है, तो जॉन एम किन की किताब है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यह किताब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो इससे पहले तक क्या हो रहा था कि जो इकोनॉमी है वो अपने आप चल रही थी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। अब जब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अपने आप चीज़ें चल रही थी,
अब इसमें क्या हो रहा है, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवादी हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग, मान लीजिए 4-5 कंपनियां हैं, ये मुनाफा कमा रही। अब क्या हो रहा है कि देश का जो सारा का सारा पैसा वो इनके पास इकट्ठा हो जा रहा है, और जो जनता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा उनके बुरा हाल है, उनको ज़्यादा तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनका कोई, उनके राइट्स की कोई चिंता नहीं है, जो आम जनता है वो सारी गरीब है। अब 4-5 लोग ये अमीर हो गए। अब ये 4-5 लोग अमीर क्यों है? क्योंकि ये फैक्ट्रियों के मालिक है। ये फैक्ट्रियाँ क्या बनाती है? फैक्ट्रियाँ सामान बनाती है। अब ये फैक्ट्रियाँ सामान बनाती किसके लिए? कि सारा का सामान यही खरीदेंगे क्या? सामान तो जनता ही खरीदेगी ना। लेकिन जनता कहाँ से खरीदेगी? जनता तो तुमने गरीब कर दी, सारा खून चूस चूस के। जनता सारी गरीब होगी। अब इनका जो सामान है वो पड़ा का पड़ा रह गया फैक्ट्रियों में, जनता खरीद नहीं रही। क्यों? जनता के पास पैसा ही नहीं है, पैसा सारा इन लोगों के पास है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, जॉन एम्किंस बोलता है, ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी में आ जाती है तो क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो सरकार को इन लोगों को परचेजिंग पावर देनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। जैसे अभी कोरोना के समय पर हुआ था, कई देशों ने फ्री में पैसे बांटे, जैसे भारत ने फ्री में अनाज बांटा ताकि लोग कुछ ना कुछ खरीद पाएँ, कुछ ना कुछ कर पाएँ। तो जब तक जनता के पास पैसा ही नहीं होगा तो इन लोगों की फैक्ट्रियों का सामान कौन खरीदेगा? जब अभी इनका सामान नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? अब देखो ये साइकिल, इकोनॉमी में पूरा एक साइकिल बन जाता है गरीबी का। वो कैसे? डिप्रेशन का। अब जब लोगों ने, क्या हो रहा है, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं। लोग जब सामान नहीं खरीद रहे हैं तो जो कंपनियां हैं वो लोगों को क्या करेगी? अपनी नौकरियों से निकाल देगी। क्यों? क्योंकि उनका भी घाटा हो रहा है, लोग उनका सामान नहीं खरीद रहे हैं। जब उनके, अब और ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। जब और ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए तो सामान खरीदना और कम हो गया। अब और ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से बेरोजगारी, गरीबी का एक सर्कल सा बन जाता है। अब इस सर्कल को अगर तोड़ना है तो बीच में क्या करना पड़ेगा? बीच में सरकार को आना पड़ेगा और पैसे डालने पड़ेंगे। किसके पास? आम जनता के पास, ताकि आम जनता जो है वो चीज़ें खरीदें। जब आम जनता चीज़ें खरीदना शुरू करेगी फिर से, तभी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे। जब वो और ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे तो और ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो लोगों को इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग और ज़्यादा खरीदेंगे। जब लोग और ज़्यादा खरीदेंगे तो फिर जो प्रोडक्शन है, जीडीपी है, वो और बढ़ेगा, क्योंकि फिर कंपनियां और प्रोड्यूस करेंगी, फिर से और लोगों को नौकरी रखेंगी। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक साइकिल बनता है, और इकोनॉमिक अगर उल्टा होना हो तो उसका भी साइकिल बनता है, डिप्रेशन का, रिसेशन का। ठीक है, तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए, अगर जो मैंने अभी बताया ना कि क्या हो रहा है, लोग गरीब हो रहे हैं, खरीदना बंद कर दे रहे हैं, फिर कंपनियों को नुकसान हो रहा है तो और लोगों को नौकरियों से निकाल दे रही है, जनता और गरीब हो जा रही है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए सरकार को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, बोला। ऐसा किसने कहा? जॉन एम किन्स ने। और किसने कहा? ये अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो किताब है इसमें कहा है इसने। एडम स्मिथ की थ्योरी है हस्तक्षेप की, कि कभी भी इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन जॉन एम किन्स बोलता है कि करना चाहिए सरकार को इंटरफेयर। तो ये दो इस समय पर मेजरली स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनके हिसाब से दुनिया चल रही है अभी फिलहाल, देश की, दुनिया की इकॉनमी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है, थॉट प्रोसेस इकॉनमी का, उसको बोलते हैं मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। हालांकि अब ये कहीं पे भी मैक्सिमम किसी देश में फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, उस समय का यूएसएसआर में फॉलो किया जाता था, चाइना कुछ समय तक था इस प्रिंसिपल पर बेस, लेकिन अब ये वहाँ पे भी फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? इसका जो प्रोसेस था क्या था? इसका ये कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट। प्रोलेटरेट में यानी कि सर्वहारा, यानी कि गरीब, लेबर क्लास। वो पहले तो यहाँ पे जो राज होगा इसमें इन लेबर क्लास का राज होगा, यानी कि एक डिक्टेटरशिप होगी, ठीक है, लेबर क्लास की। और एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन पे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ज़मीन चाहिए, लेबर चाहिए, धन, पैसा चाहिए, और उस पैसे को लगाने वाला बंदा चाहिए। अब ये बोलते हैं कि इन सभी पर किसका योगदान, कंट्रोल होना चाहिए? पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो होगी पहले तो डिक्टेटरशिप, यानी कि लेबर की डिक्टेटरशिप, और फिर इस गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पे ज़मीन भी सरकार की होगी, लेबर भी सरकार की, पैसा भी सरकार का, और लगाएगी भी सरकार, कंपनी भी, एंटरप्रेन्योर भी सरकार ही होगी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी जीरो। तो ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब इन 3 स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर हम आगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज करेंगे, जो कि होती है लिबरल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हम इसके अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन अगले लेक्चर हम लोग तभी कंटिन्यू कर पाएंगे जब आप लोग इस वीडियो पर मिनिमम 50 से ऊपर लाइक आएगा, और
मेरे सब्सक्राइबर काउंट अगर 320 प्लस होता है और आप एक कमेंट्स में इस वीडियो को आगे इस सेशन को, इस इकोनॉमी वाले को आगे कंटिन्यू करने को मुझे कहोगे तो तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है वीडियो एडिटिंग करना, नोट्स बनाना। तो अगर मुझे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट नहीं आ रहा है तो शायद मैं ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो अगर अभी आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपने एक सिंसियर एस्पिरेंट है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने वीडियो पूरी देखी है, तो मैं आपसे ज़रूर उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके या लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करेंगे, ताकि मैं आगे इस जो मैंने अभियान शुरू किया है इकॉनमी वाला, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। तो एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने क्या किया? आज हमने किया डिविजन्स किए, माइक्रो। पहले तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, लिमिटेड। इसके अलावा हम लोगों ने किया माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा, और हम लोगों ने क्लासिकल, किन्शियन इकोनॉमिस्ट और मार्क्सिस्ट जो थॉट है उनके बारे में पढ़ा। अब अगली वीडियो हम यहीं से शुरू करेंगे, और जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हैं वो भी हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है जी, राम राम।